नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर अगेन नॉट सेट 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था 8 सितंबर को उसके इवनिंग शिफ्ट के एमसीक्यूज जो कि मेमोरी बेस के एमसीक्यूज है उसको हम यहाँ पे लेके आए हैं और विद रैशनल हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखें और अपने कंसेप्ट जो है वो बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन था पार्टोग्राम स्टार्टेड आफ्टर सर्वाइकल डायलेटेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, है ना। तीन अलग अलग इमेजेज यहाँ पे मैं पुट डाउन करूंगा आपके सामने और इससे हम पूरे पार्टोग्राम को समझने की कोशिश करेंगे और क्या क्वेश्चन पूछा था इसको समझने की कोशिश करते हैं। पार्टोग्राम का क्वेश्चन था और ये पूछा कि पार्टोग्राम कब स्टार्ट करते हैं, सर्विक्स का कितना डायलेट होने के बाद में पार्टोग्राम की स्टार्टिंग की जाती है। नाउ यहाँ पे 2, 4, 6 और 8 चार ऑप्शन दिए हुए थे। तो सर्वाइकल डायलिटेशन के संबंध में पार्टोग्राम में ये बोला जाता है कि हम जब असेस करते हैं हर वेजाइनल एग्जामिनेशन को और उसको हम मार्क करते हैं क्रॉस के साथ में, और जब सर्विक्स जो है वो 4 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है ना, जब वो 4 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है तो हम प्लॉटिंग बिगिन करते हैं पार्टोग्राम के ऊपर। जब सर्विक्स देखिएगा, ये जो पिक्चर है इधर, ये जो पिक्चर दिख रही है आपको सर्वाइकल डायलेशन की, इस पिक्चर के अंदर जब ये सेंटीमीटर के अंदर स्केल है 0, 1, 2, 3, 4, ये सेंटीमीटर में और ओवर्स में भी है। तो ये जो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है इसी से हमने स्टार्ट की थी पार्टोग्राम, है ना, इसी से स्टार्ट किया था ये पार्टोग्राम। और ये सेंटीमीटर डायलेटेशन आगे लिखते हैं अपन। तो क्लियर है, 4 सेंटीमीटर के बाद में, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी। 4 सेंटीमीटर के बाद में प्लॉटिंग शुरू हो जाती है। ग्राफ जो होता है वो होमोजीनस स्क्वायर होते हैं। ये जो स्क्वायर दिख रहे हैं ग्राफ के अंदर आपको, ये होमोजीनस स्क्वायर होते हैं। 10 स्क्वायर होते हैं वर्टिकली, वर्टिकली जो है वो 10 स्क्वायर पाए जाते हैं, होमोजीनस स्क्वायर कहते हैं। और वर्टिकली देखिएगा आप, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वर्टिकली जो है वो 10 स्क्वायर है यहाँ पे। ईच स्क्वायर इंडिकेट 1 सेंटीमीटर ऑफ डायलेटेशन, और एक स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, तो 10 है, तो टोटल 10 सेंटीमीटर, है ना। तो वर्टिकली 10 स्क्वायर होते हैं और 10 सेंटीमीटर होता है। अब दो लाइन यहाँ पे बन रही है, देखिएगा, एक अलर्ट लाइन और एक एक्शन लाइन। तो अलर्ट लाइन जो है, एक लाइन है जो स्टार्ट हुई है 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट हुई है अलर्ट लाइन ऑफ सर्वाइकल डायलेशन ऑफ द पॉइंट एक्सपेक्टेड फुल डायलेशन एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर, और हर एक घंटे में 1 सेंटीमीटर का डायलेटेशन हो रहा है, और 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से डायलेटेशन होते होते फुल डायलेटेशन तक ये लाइन रहती है। इस लाइन को हमने नाम दिया अलर्ट लाइन। दूसरा लाइन है एक्शन लाइन। एक्शन लाइन जो है अलर्ट लाइन के पैरेलल ही होती है और 4 घंटे बाद में स्टार्ट होती है ना। देखिएगा ये नीचे की तरफ ओवर्स दिए हुए हैं, तो 0 ओवर्स पे अगर अलर्ट लाइन स्टार्ट हुई है तो 1, 2, 3 और 4 ओवर पे एक्शन लाइन शुरू होती है। तो 4 घंटे बाद में एक्शन लाइन स्टार्टिंग होती है अलर्ट लाइन से, और किधर की तरफ, राइट की तरफ, नॉट लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट ऊपर हो जाता है, राइट ये इस तरफ है। तो राइट की तरफ जो है, ये अलर्ट लाइन के राइट की तरफ एक्शन लाइन पाई जाती है। और इस तरीके से हम पार्टोग्राफ को मैनेज करते हैं। सवाल ने बहुत सिंपल पूछा था कि कब स्टार्ट करते हैं, तो सर्वाइकल डायलेटेशन के 4 सेंटीमीटर डायलेशन होने के बाद में पार्टोग्राम जो है इसकी स्टार्टिंग की जाती है, अलर्ट और एक्शन लाइन, ये चीजें याद रखनी है आपको। क्वेश्चन था रेड येलो कलर, कोई भी एटीटी ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देते हैं और उससे यूरिन का कलर रेड येलो हो जाता है, वो कौन सी दवाई है। जवाब है उसका रिपाम्पिसिन। हमने पढ़ा है कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जब रिपाम्पिसिन दिया जाता है तो बॉडी सिक्रीशन, स्पेशली यूरिन जो कि बड़ा बॉडी का आउटपुट है, इसके अलावा जो है वहाँ पे स्वेट और सलाइवा और इन सब के कलर जो है स्लाइटली चेंज हो जाता है, और वो रेडिश येलोइश कलर का जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे यूरिन का कलर जो है वो हम मेजर करते हैं नॉर्मली, और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रिपाम्पिसिन से होता है। रिपाम्पिसिन दवाई जो होती है ये सबसे बड़ी बैक्टीरियोसाइडल ड्रग मानी जाती है, मतलब ये बहुत अच्छे तरीके से बैक्टीरिया को किल करती है ना। इसलिए इसको मल्टीपल जगह जहां भी माइक्रोबैक्टीरियम जो है उससे इन्फेक्शन होने की संभावना है वहां इसको यूज किया जाता है, लाइक ब्रेन टीबी और लाइक जो है लेप्रेसी, और माइक्रोबैक्टीरियम जहां भी प्रोसीड करता है वहां ये दवाई बहुत इफेक्टिव काम करती है। रिपाम्पिसिन दवाई का नाम है। सबसे ज्यादा हिपेटोटॉक्सिक दवाई मानी जाती है रिपाम्पिसिन, और प्रेगनेंसी में इसको सेफ माना जाता है। हिपेटोटॉक्सिक है और प्रेगनेंसी में सेफ माना जाता है।
क्वेश्चन था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जवाब था रामनाथ कोविंद। सीधा सवाल था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। एक इमेज बेस्ड का क्वेश्चन था वहां पे, और नेगेटिव प्रेशर वुंड इमेज उसको बोला, नेगेटिव प्रेशर इमेज, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं NPWT, NPW, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, NPWT बोल सकते हैं इसको, या ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि जो वुंड एरिया होता है, उस वुंड एरिया के ऊपर इस तरीके से जो है वहां पे जो एडेसिव है या बैंडेज जो है उसको अटैच किया जाता है। ये एब्जॉर्ब करते हैं वहां के डेब्रीज और वहां से सिक्रीशंस को, और एक नेगेटिव प्रेशर यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, और विद द हेल्प ऑफ ये ड्रेनेज वहां से सिक्रीशन सारे ड्रेन हो जाते हैं, और वुंड में अच्छे जो है ग्रेनुलेशन टिश्यू बनते हैं, और वुंड की हीलिंग जो है वो बेहतरीन तरीके से हो जाती है। तो वुंड की हीलिंग को बढ़ावा देने के लिए जो भी क्रोनिक वुंड होते हैं जिनकी हीलिंग स्लो हो जाती है, मरीज में कोई कोमॉर्बिडिटी होती है, उन मरीजों में वुंड की हीलिंग को बढ़ावा देने के लिए, पोस्ट बर्न के पेशेंट हो सकते हैं वो, ऐसे मरीजों में वुंड की हीलिंग को बढ़ावा देने के लिए नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी काम में लेते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जगह बेड सोर है ना, बेड सोर के वुंड की हीलिंग में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। पोस्ट बर्न वुंड में हीलिंग में, जो कोई भी क्रोनिक वुंड होते हैं उसमें नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी जो होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। इमेज का क्वेश्चन था, दो यहाँ पे क्वेश्चन हम क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन तो था कि अम्बिलिकल कोर्ड जो होती है उसमें कितनी आर्टरी और कितनी वैन होती है, तो 2 आर्टरी एंड 1 वैन। आर्टरी कितनी 2 और वैन कितनी 1, 2 आर्टरी और 1 वैन अम्बिलिकल कोर्ड में पाई जाती है। इसको हमने कई बार पढ़ा है। वैन होती है 1 और आर्टरी होती है 2। ये तो सिंपल सा सवाल था, आर्टरी वैन और आर्टरी इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। लेकिन दूसरा सवाल था पिक्चर से, और ये पिक्चर है हेमलिच मैनवर। हेमलिच मैनवर क्या होता है? हेमलिच मैनवर को हम एब्डोमिनल थ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। हेमलिच मैनवर जो है उसके अंदर दोनों हाथ को यूज करते हैं, और दोनों हाथ को फिस्ट बनाते हैं, और फिस्ट को स्टोमक के ऊपर रखते हैं विक्टिम के, स्टोमक के ऊपर इस तरीके से फिस्ट को रख के, और उसके बाद में 5 क्विक, 5 क्विक जो है वहां पे इनवर्ड अंदर की तरफ और अपवर्ड ऊपर की तरफ, इनवर्ड एंड अपवर्ड, इनवर्ड एंड अपवर्ड, इनवर्ड एंड अपवर्ड, इनवर्ड एंड अपवर्ड, ऐसे 5 क्विक जो है थ्रस्ट दिए जाते हैं, जिससे ये मरीज जो फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन लेके आया है उसके रिमूव होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और मरीज जो है अब सांस आराम से ले पाएगा, तो उसकी लाइफ सर्वाइव की जा सकती है। तो हेलमिंथ मैनुअर फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने का एक बहुत ही अच्छा मैनुअर है, और इसमें पेशेंट के बैक साइड में खड़े रह के एब्डोमेन के ऊपर 5 क्विक इनवर्ड अपवर्ड थ्रस्ट दिया जाता है एब्डोमिनल वाले एरिया में। अगला क्वेश्चन था HME फिल्टर। आपको वहां पे इमेज दिया हुआ था, और इस तरीके का इमेज था, इसको HME फिल्टर बोला जाता है। HME का फुल फॉर्म होता है हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजर। हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजर या HME हमारा जो नॉर्मली हमारे नोज पाया जाता है, तो ये आर्टिफिशियल नोज कह सकते हैं, मतलब नाक ही है एक तरीके का, है ना, ये आर्टिफिशियल नोज है। एक नोज हमारा होता है, हमारे नोज का काम ही यही होता है कि वो हीट और मॉइस्चर को क्या करता है, एक्सचेंज करता है, और ये HME का यही काम है, हीट और मॉइस्चर को एक्सचेंज करेगा। तो जो वेंटिलेटर के मरीज होते हैं उसमें नोज बाईपास हो जाता है, सीधी ट्यूब जो है ट्रेकिया में होती है और उससे सर्किट अटैच होता है, तो ड्राई एयर चली जाती है, और उसकी वजह से अंदर जो म्यूकोसा है वो ड्राई हो जाता है, और निमोनिया और प्लग्ड हो जाता है, और ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, और ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो हम उस वेंटिलेटर सेटिंग में HME यूज करते हैं। HME जो हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजर है, वो डिवाइस यूज करते हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर में, और वो पेशेंट में क्या प्रिवेंट करेगा, कॉम्प्लिकेशन। कौन सा कॉम्प्लिकेशन? जो ड्राइंग इफेक्ट के कारण, रेस्पिरेटरी म्यूकोसा के ड्राई हो जाने के कारण जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उन कॉम्प्लिकेशन को रोकने का काम करेगा हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजर फिल्टर डिवाइस, HME इसको बोलते हैं। वेंटिलेटर के पेशेंट में वेंटिलेटर के साथ में HME को लगाया जाता है। क्वेश्चन था एयरवे का, और ये है गुडेल एयरवे। तरह तरह के गुडेल एयरवे वहां पे अवेलेबल होते हैं, जो साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग नंबर के होते हैं गुडल्स एयरवे। और गुडल्स एयरवे यूज करते हैं रेस्पिरेटरी एयरवे को पेटेंट रखने के लिए। अनकॉन्शियस मरीज में एयरवे पेटेंट रहे, एंडोट्रेकियल ट्यूब जब लगी और मरीज उसको बाइट ना करे, उन सब चीजों में मदद करता है गुडल्स एयरवे।
क्वेश्चन था व्हाइट पाइप जो होता है सेंट्रल सप्लाई के अंदर, व्हाइट कलर का जो पाइप होता है, व्हाइट पाइप जो है वो क्या चीज को इंडिकेट करता है, किसकी सप्लाई करता है। ये इमेज आपको दिख रही है यहाँ पे, व्हाइट, ब्लू, येलो कलर, ग्रीन कलर, ये अलग अलग इमेजेस है। हमें सवाल ने जो पूछा था वो व्हाइट पाइप का पूछा था। किसका पूछा था? व्हाइट पाइप का। ये इवनिंग शिफ्ट के पेपर में था। मॉर्निंग के अंदर ब्लू पाइप के बारे में पूछा गया था। तो देखिएगा दो अलग अलग गाइडलाइन यहाँ पे चलती है। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो तो व्हाइट पाइप के आगे वैक्यूम लिखा हुआ है, और आगे जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखा हुआ है। दो अलग अलग गाइडलाइन है। इस एग्जाम में इसका आंसर ऑक्सीजन था। व्हाइट पाइप जो है वो ऑक्सीजन के लिए होता है। गाइडलाइन क्या है कि गैस के कलर और यूएसए और इंटरनेशनल, दो अलग अलग गाइडलाइन है। तो हम इंटरनेशनल, एग्जाम में इंटरनेशनल से ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे व्हाइट का पूछा है तो इंटरनेशनल के अनुसार व्हाइट क्या होता है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे तो जवाब व्हाइट पाइप के लिए ऑक्सीजन था, पर अमेरिका के अंदर ग्रीन कलर जो है वो ऑक्सीजन इंडिकेट करता है, ग्रीन कलर, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के लिए ग्रे है, चाहे वो अमेरिका है चाहे वो इंटरनेशनल है, गाइडलाइन है। नाइट्रस ऑक्साइड के लिए ब्लू ही है, मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था ब्लू का, नाइट्रस ऑक्साइड। हीलियम के लिए ब्राउन होता है, नाइट्रोजन के लिए ब्लैक होता है, एयर के लिए, एयर के लिए यूएसए में येलो है, और इंटरनेशनली एयर के लिए व्हाइट एंड ब्लैक वहां पे काम में लेते हैं, है ना। तो ये अलग अलग गाइडलाइन के अनुसार काम है वहां पे। अब आपको यहाँ पे ये आंसर जो था इसका क्या था? ऑक्सीजन। तो व्हाइट ऑक्सीजन, ग्रे कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लू नाइट्रस ऑक्साइड, ब्राउन हीलियम, और ब्लैक नाइट्रोजन, और एयर के लिए व्हाइट एंड ब्लैक, ये इंटरनेशनल गाइडलाइन कहती है। डायगोनल कॉन्जुगेट पिक्चर का क्वेश्चन था, और पिक्चर कुछ इस तरीके का था, और पूछा गया ये किसका इमेज है, तो ये डायगोनल कॉन्जुगेट है। अब डायगोनल कॉन्जुगेट क्या होता है? डायगोनल कॉन्जुगेट एक डिस्टेंस होती है लोअर बॉर्डर ऑफ सिंपाइसिस प्यूबिस, लोअर बॉर्डर ऑफ सिंपाइसिस प्यूबिस टू मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमनेंट्री, है ना। ये लोअर बॉर्डर ऑफ सिंपाइसिस प्यूबिस टू मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमनेंट्री, इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है, हम वेजाइनल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं, पीवी करते हैं, तो ये डिस्टेंस मेजर करते हैं, है ना, कि लोअर बॉर्डर ऑफ सिंपाइसिस प्यूबिस से वहां तक का कितना डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को मेजर करने का जो तरीका होता है उसको डायगोनल कॉन्जुगेट कहते हैं, और ये अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर होता है। और ये एकमात्र एपी डायमीटर है जो कि हम क्लिनिकली मेजर करते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर एकमात्र डायमीटर जिसको हम क्लिनिकली मेजर करते हैं पीवी करते समय, डायगोनल कॉन्जुगेट इसको कहते हैं, जिसमें लोअर बॉर्डर ऑफ सिंपाइसिस प्यूबिस और मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमनेंट्री जो है उनके बीच की डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, और ये अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन था कैन्युला के कलर कोड से, और दो कैन्युला के कलर कोड यहाँ पे दिए हुए थे। एक कैन्युला येलो और दूसरा ऑरेंज, दो कलर वहां पे थे। एक कलर तो कैसा था? येलो, और दूसरा कलर कैसा था? ऑरेंज। येलो जो है वो 24 नंबर का कैन्युला होता है, ऑरेंज जो होता है वो 14 नंबर का है ना। 4 4 का यहाँ कॉम्बिनेशन था। 14 नंबर ऑरेंज कलर और 24 नंबर येलो कलर। येलो बच्चों में यूज किया जाता है, और ऑरेंज जब सबसे बड़ा साइज का ऑरेंज वाला कैनुला, सबसे बड़ा जो है गोज का कैनुला माना जाता है। सबसे बड़ा साइज है इसका, बोर का साइज है, इंटरनल डायमीटर सबसे ज्यादा है। तो जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी जिसमें फ्लूइड बड़ा रैपिडली रिप्लेस करना है, वहां ऐसे मरीजों में 14 नंबर यूज किया जा सकता है। ज्यादातर 16 नंबर से काम चल जाता है, 14 नंबर बहुत रेयर यूज करते हैं। तो ये दो तरीके के कैनुला वहां पे पूछे गए थे, येलो और ऑरेंज। इसके अलावा येलो एंड ब्लैक बिन्स बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर एक तो येलो कलर और एक ब्लैक कलर के बारे में पूछा गया था। येलो कलर जो होता है इसके अंदर जो ह्यूमन टिश्यू होते हैं, है ना, जो भी कटे हुए टिश्यू होते हैं ह्यूमन टिश्यू, इसके अलावा जितने भी ड्रेसिंग मटेरियल है वो येलो बीन्स के अंदर डाले जाते हैं, ये पूछा हुआ सवाल था। और जो ब्लैक बीन है उसके अंदर जनरल वेस्ट जाता है। ब्लैक बीन जो होता है उसके अंदर क्या जाता है? जनरल वेस्ट, है ना। जनरल वेस्ट जो है उसके अंदर जो बेसिकली जितने भी प्लास्टिक्स है जो नॉर्मली काम में लेते हैं हम रेगुलर होम के अंदर, जो जनरल वेस्ट होते हैं वो अपन ब्लैक के अंदर डाल सकते हैं, है ना, पॉलीथीन वगैरह ये सब चीजें। लेकिन ब्लड स्टैंड जो आपका ड्रेसिंग मटेरियल है, इसके अलावा जो है वहां पे हमने बात किया कि
जितने भी पीपीईज वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जो नॉर्मली बायोवेस्ट मेडिकल में हम डिस्कार्ड करते हैं, नॉट रिलेटेड टू द कोविड, तो उन सबको हम येलो बिन के अंदर डालते हैं। और इसके अलावा मानव टिश्यू जो होते हैं उन सबको हम येलो के अंदर डालते हैं। तो येलो और ब्लैक दो के क्वेश्चन थे, जनरल वेस्ट और ह्यूमन टिश्यू, तो आपको अलग अलग वहां पे सेपरेट करना था इनको। इमेज से क्वेश्चन था, और ये रेडियल आर्टरी को पंचर किया जा रहा है सिरिंज से। एबीजी लेने का तरीका है, ये एबीजी टेक्निक इसको बोलते हैं। तो इमेज था क्या किया जा रहा है, जवाब है एबीजी टेक्निक, और रेडियल आर्टरी को पंचर किया जा रहा है और आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस का सैंपल यहाँ पे लिया जा रहा है। तो एबीजी टेक्निक से संबंधित वहां पे एक इमेज था। इसके अलावा एक क्वेश्चन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का था, और सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में तीन बातें हैं, साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट। ये तीन बातें यहाँ पे रहती है, साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट। इसके अंदर से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सी चीज साइन इन में नहीं होती है, जिसमें एक ये था कि साहब वहां पे पेशेंट की आइडेंटिटी चेक करोगे, इसके अलावा एनेस्थीसिया चेक करोगे, इसके अलावा ब्लड लॉस चेक करोगे, तो ये तीन चीजें साइन इन में होती है। और एक लिखा था कि एंटीबायोटिक लगा कि नहीं लगा ये चेक करोगे, तो ये टाइम आउट के अंदर होता है। किसमें होता है? टाइम आउट में। तो ये एक्सेप्ट की क्वेश्चन था, इसलिए जवाब ये था कि प्रोपाइलैक्टिक एंटीबायोटिक 60 मिनट के अंदर अंदर दिया गया था या नहीं दिया गया था। तो साइन इन के तीनों कंपोनेंट, एक्सेप्ट का क्वेश्चन एक कंपोनेंट था टाइम आउट का, तो जवाब बनता एंटीबायोटिक का, जो कि टाइम आउट के कंपोनेंट में आता है, जो कि स्किन इंसिजन देने से पहले चेक किया जाता है टाइम आउट। इमेज से क्वेश्चन था, और ये इमेज किसकी थी? एपिजोटोमी सीजर, जो एपिजोटोमी करने के काम आती है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर एपिजोटोमी की जाती है। जो है मीडियोलैटरल मोस्ट कॉमन टाइप का एपिजोटोमी का टाइप होता है, तो उसी तरीके की ये इमेज है, और उसी तरीके की ये सीजर है जो काम में ली जाती है एपिजोटोमी के पर्पज से। तो एपिजोटोमी सीजर इसको हमने नाम दिया। इमेज से क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन, एपिजोटोमी सीजर। इसके अलावा बैग का पिक्चर दिया हुआ था, व्हाइट इसके अंदर जो है कंटेंट है, इसको हम टीपीएन बैग के नाम से जानते हैं। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इसी तरीके से दिया जाता है, और न्यूट्रिशन की फुलफिलमेंट को पूरा किया जाता है। तो इस बैग को हमने नाम दिया टीपीएन बैग। इसके अलावा पूछा गया था बीएमआई का फॉर्मूला, बीएमआई दैट इज बॉडी मास इंडेक्स, इसका फॉर्मूला एग्जाम में पूछा गया था। तो बीएमआई का फॉर्मूला है किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे किलोग्राम जो होता है पर्सन का वेट होता है, वेट किलोग्राम के अंदर, और मीटर स्क्वायर जो होती है वो पर्सन की हाइट होती है ना। तो बीएमआई का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वेट इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, फॉर्मूला क्या होता है बीएमआई का। और इस बीएमआई को जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे इसका नॉर्मल स्केलिंग क्या रहता है कि 25 और उससे ज्यादा अगर है तो ये ओवरवेट कहलाता है, 30 से ज्यादा है अगर ये तो ये ओबीज कहलाता है, 30 से ज्यादा है तो ओबीज कहलाता है, 25 से 30 के बीच में तो ओवरवेट है, वहीं 18.5 से 24.9 है तो ये नॉर्मल है ना। हेल्दी रेंज जो कहलाती है वो 18.5 टू 24.9, और 18.5 से कम है तो अंडरवेट है। तो अंडरवेट, हेल्दी रेंज, ओवरवेट और ओबीज, ये चार स्केल यहाँ पे याद रखनी होती है। बीएमआई जो है वो मोस्टली 18 से 65 साल के यंग बच्चों के अंदर एप्लीकेबल फॉर्मूला होता है। 18 से 18 टू 65 ईयर जो यंग जो एज ग्रुप होती है, एडल्ट एज जिसको हम बोलते हैं, वहां पे ये फॉर्मूला लागू रहता है। इसके अलावा छोटे बच्चों के अंदर बीएमआई की जगह पॉन्डरल इंडेक्स काम में लेते हैं, पॉन्डरल इंडेक्स है ना, जिसमें वजन जो होता है वो ग्राम में होता है, हाइट जो होती है वो सेंटीमीटर क्यूब में होती है, और उसको मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, इसको हम बोलते हैं ये जो है वो इन्फेंट के अंदर काम में लेते हैं, 1 साल से छोटे बच्चे के अंदर, और न्यू बॉर्न बेबी में पॉन्डरल इंडेक्स इसको हमने बोला। और ये हो गया जो अभी एग्जाम में हमें पूछा था वो बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, और किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर इसका फॉर्मूला है, वजन केजी में, हाइट मीटर स्क्वायर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इवनिंग शिफ्ट के पेपर के थे। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। बचे हुए एमसीक्यू जो है वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आए हैं या और कोई ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको याद है विद ऑप्शन, आप जरूर क्वेश्चन को पुट करें, और अपना दूसरा इंपॉर्टेंट सुझाव दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इस चैनल के ऊपर आपको कितनी इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी नहीं बने। तो देखते हैं आप कितना सारथी बनते हैं, कितने लोगों की मुस्कान का कारण बनते हैं।
मिलते हैं दोबारा नए वीडियो नई एनर्जी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।